स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वसनीय इतिहास, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक चल रही है। आज हमारा जो ये पार्ट है, ये 21वां पार्ट है। हमने इसके पहले प्रबंधवाद पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नई कविता। तो शुरू करते हैं दोस्तों, नई कविता। इसके पहले को वीडियो वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नई कविता। तो नई कविता का समय कब माना जाता है? तो नई कविता का समय माना जाता है 1954 ईस्वी में। ठीक है। नई कविता का नाम अजय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। तो नई कविता का नाम किसने दिया था? तो अजय जी ने दिया था। ठीक है। और अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। साथ ही आगे जाने की, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। ठीक है। आगे देखते हैं कि नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है। तो नई कविता का आरंभ कब माना जाता है? तो 1954 ईस्वी माना जाता है। किनके कारण माना जाता है? जगदीश गुप्त द्वारा जो संपादित नई कविता पत्रिका है, तो उसी के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। आगे है बच्चन सिंह नई कविता के आरंभ सन 1951 मानते हैं। ध्यान देंगे, बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ कब मानते हैं? तो 1951 मानते हैं। ठीक है। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ठीक है, ध्यान देंगे कि जो इनका इनका जो मानना है कि जो कविता है प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ठीक है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति का प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ठीक है, ध्यान देंगे। ये किनका कथन है? तो मुक्तिबोध का। ठीक है, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो किनका कथन है ये? तो ये कथन है मुक्तिबोध जी का। ठीक है। आगे लिखते हैं धर्मवीर भारती सिंह लिखते हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो ये कथन किसका है नई कविता के प्रति? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। क्या कहते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति के व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ठीक है। आगे देखते हैं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही है, वरना मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ठीक है। तो क्या कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरना मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतर चुकी हैं, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थित है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ध्यान देंगे, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, विजय देव नारायण शाही ने क्या लिखा है कि विजय देव नारायण शाही लिखते हैं कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। ठीक है। क्या कहते हैं विजय देव नारायण शाही की नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। आगे देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। आगे लिखा है कि नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? पहला अनुभूति की प्रामाणिकता और दूसरा है बुद्धिमूलक की अर्थार्थवादी दृष्टि। ठीक है। तो नई कविता के दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक अर्थार्थवादी दृष्टि। ठीक है। आगे देखते हैं कि नई कविता में कैरेक्टर्सवाद का जन्म होता है। तो कैरेक्टर्सवाद का जन्म कहाँ होता है? तो नई कविता से होता है। ठीक है। नई कविता में कैरेक्टर्स प्रतीक रूप से अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन कांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। ठीक है। तो कैरेक्टर्स किसका प्रतीक है?
अदम्य उत्साह, जीवन कांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो अब देख लेते हैं नई कविता के प्रमुख कवि जो है। पहले कवि आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद गोसाई अजय, ठीक है। तो इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1987 ईस्वी में। माता पिता क्या नाम था? तो पिता का नाम था हीरानंद और माता का नाम था वयंती देवी, ठीक है। इनकी प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो भाग्यनदूत है। ध्यान देंगे भाग्यनदूत जो 1933 में लिखी गई, ठीक है, प्रकाशित हुई है। और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? ऐसा ऐसा कोई घर आपने देखा है, ठीक है। तो ये इनकी अंतिम काव्य संग्रह है। आगे देख लेते हैं इनकी काव्य संग्रह जो है, तो उनको देख लेते हैं। पहला काव्य संग्रह इनका है भाग्यनदूत जो 1933 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है चिंता 1942 में। तीसरा है इत्लम 1946 में। चौथा है हरी घास पर क्षण भर 1949 में। पांचवा है बावरा आहेरी 1954 में। छठवां है इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में। सातवां है अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में। आठवां है आंगन के पार दौड़ 1961 में। नौवां है 1965 में पूर्वा, ठीक है। 10वीं कौन सा है कवि संग्रह? तो सुनहले सवाल 1966 ईस्वी। 11वां कौन सा है? कितने नामों कितनी बार 1967, इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। 12वां है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी में। और 13वां है सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में। और 14वां है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देंगे। 15वां है महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और 16वां नदी के बाग छाया 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और 17वां ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 ईस्वी में हुई। तो ये इनकी जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो है, ठीक है। ध्यान देंगे, एक बार और देख लेंगे ध्यान से। पहला है भागनुत 1933 चित्ता चिंता 1942 इत्तलम 1946 हरी घास क्षण भर में 1949 बाबरा अहेरी 1954 इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 अरि ओ करुणा में प्रभा में 1959 आंगन के पार द्वार 1961 पूर्वा 1965 सुनाहले सहवाल 1966 कितने नावों कितने बार 1967 क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 सागर मुद्रा 1970 पहले मैं सुन्नाटा बुनता हूँ 1973 में प्रकाशित हुई। महावृक्ष के नीचे 1977 में प्रकाशित हुई। नदी की बाग छाया 1986 में। और ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 में, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आगे देते हैं कि अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय किस वाद में आस्था रखते थे? तो अस्तित्ववाद में आस्था रखते थे, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देते हैं कि अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शालका पुरुष भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे कि अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शालका पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो नई कविता का शालका पुरुष किया जाता है तो अज्ञेय जी को कहा जाता है, ठीक है। आगे देते हैं कि अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। जिनकी जो चर्चित कविताएं उनको देख लेते हैं। पहली कौन सी कविता बहुत महत्वपूर्ण है? असाध्य वीणा, कालगी बाजार की, सांप, नदी के दीप, हरी घास क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। तो इनकी प्रमुख जो चर्चित कविताएं हैं उनकी ये रचनाएं दी गई, ठीक है। असाध्य वीणा, कालगी बाजार की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। इनकी प्रमुख कविताएं हैं, ठीक है। आगे देते हैं कि असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है, ठीक है। तो जो असाध्य वीणा कविता है कैसी कविता है? लंबी कविता है, ध्यान देंगे। और इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है, ठीक है। मुक्तिवाद का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूत और तीव्र इंद्रबोधि का कवि कहा जाता है। तो मुक्तिबोध का क्या नाम था? पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। और इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रबोधि का भी कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की दो प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां कितनी हैं? दो हैं। कौन कौन से? पहला पहला है चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में। दूसरा है भूर भूर खाग धूल 1980 में, ठीक है। तो ये मुक्तबोध की दो प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं मुक्तबोध की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। इनकी कविताएं देख लेते हैं कौन कौन से। पहला अंधेरे में, दूसरा ब्रह्म राक्षस, तीसरा अंतःकरण का आयतन, चौथा भूल गलती। तो ये किनकी रचनाएं हैं? चर्चित कविताएं हैं, तो मुक्तिबोध जी की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अंधेरे में अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के दीर्घ अंधेरे में नाम से हुआ है। तो जो अंधेरे में इनकी कविता है वो कब प्रकाशित हुई? पहला प्रकाशन कब हुआ? कल्पना नाम पत्रिका में 1964 ईस्वी में
आशंका के दीप अंधेरे नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे देते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े काल की स्केच बुक लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है जो निम्न में है। ठीक है, तो जो अंधेरे में एक इनकी कविता है, तो इसको विभिन्न आलोचकों ने इसके दृष्टिकोण से लिखा है, तो उसको देख लेते हैं। पहले कवि है शमशेर बहादुर सिंह, क्या लिखते हैं उसके बारे में? अंधेरे वाली कविता में, अंधेरे में कविता के बारे में क्या लिखते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास के स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहाकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। तो ये किसका कथन है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, अगले कवि हैं रामविलास शर्मा, जो लिखते हैं अंधेरे में कविता के बारे में लिखते हैं, उनको देख लेते हैं। तो रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि अपराध भावना का अनुसंधान है। ठीक है, अंधेरे में जो कविता है उसके में क्या लिखते हैं उसके बारे में कि अपराध भावना का अनुसंधान है। ठीक है, नामवर सिंह क्या लिखते हैं कि अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान क्या लिखते हैं कि आत्म संशोधन का अनुसंधान है। ठीक है, निर्मला जैन क्या लिखते हैं कि अंत स्थल का विप्लव है। प्रभाकर माचवे क्या लिखते हैं कि लावा। ठीक, रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं कि आरक्षित जीवन की कविता। रामसूत्र चतुर्वेदी क्या लिखते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना को प्रेरक तत्वों को अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर जाती है और फिर कैसे बाहर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, ये लिखते हैं रामसूत्र चतुर्वेदी। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैटेंसी में की है। ठीक है, तो जो मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में है, इसकी कैसे लिखी गई रचना? ये तो फैटेंसी में लिखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुक्तिबोध ने जो फैटेंसी निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ठीक है, तो मुक्तिबोध ने फैटेंसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। फैटेंसी को किस प्रकार से परिभाषित किया है देख लेते हैं। पहले लिखते हैं कि जान गर्भ फैटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ठीक है, जान गर्भ फैटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। दूसरा है कि फैटेंसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो शमशेर बहादुर कैसे कवि हैं? तो प्रेम और सौंदर्य कवि हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर के जो प्रमुख काव्य संग्रह उनको देख लेते हैं। पहला काव्य संग्रह इनका है कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में। दूसरी कविता संग्रह इनके ही कवि और कविताएं 1961 ईस्वी में। तीसरी है इनकी काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 ईस्वी में। चौथी इनकी काव्य संग्रह इतने अपने पास 1980 ईस्वी में। पांचवी इनकी काव्य संग्रह है उदिता विभक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी। बात बोलोगी 1981 में। सातवीं इनकी काव्य संग्रह है काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 में। आठवां इनका काव्य संग्रह है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 में प्रकाशित हुआ। और नौवां इनका जो काव्य संग्रह है सुकून की तलाश 1998 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं शमशेर बहादुर के संदर्भ में जो प्रमुख कथन महत्वपूर्ण कथन है उनको देख लेते हैं कि प्रमुख विद्वान के बारे में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। पहले विद्वान आते हैं अजय। अजय जी क्या कहते हैं कि शमशेर कवियों का कवि है। ठीक है, तो अजय जी क्या लिखते हैं शमशेर जी के बारे में कि शमशेर कवियों का कवि है। ठीक है, ध्यान देंगे, कवियों कवि किसने कहा है शमशेर जी को? तो अजय ने कहा है। मलयज क्या लिखते हैं? शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं। तो शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं, कौन कहते हैं? मलयज कहते हैं। किनके बारे में कहते हैं? शमशेर को जी कहते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध क्या लिखते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य प्रवृत्ता का कारण है। ठीक है, मुक्तिबोध आगे लिखते हैं उनकी दूसरी पंक्ति है कि दूसरा शब्द लिखते हैं उनके बारे में कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक
इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। आगे लिखते हैं मुक्तिबोध जी की प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। ठीक है, शमशेर जी के बारे में लिखते हैं। विष्णु खरे क्या लिखते हैं कि शमशेर को शमशेरियत, ठीक है, शमशेर को शमशेरियत कौन लिखते हैं? विष्णु खरे लिखते हैं। रामचंद्र तिवारी क्या लिखते हैं? ध्यान देंगे, रामचंद्र तिवारी लिखते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है। ध्यान देंगे, शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य कौन कहते हैं? तो रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं। आगे लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्त अमूर्त अमूर्तन इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। तो कौन कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा है कि शमशेर बहादुर सिंह लिखा है कि शमशेर बहादुर ने लिखा है कि टेक्निक में इंदिरा पाउंड शायद मेरे जैसा बड़ा आदर्श बन गया है। टेक्निक में इंदिरा पाउंड शायद मेरे सबसे सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। अगला शमशेर कथन है कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। क्या लिखते हैं कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। शमशेर बहादुर की जो चर्चित कविता है उनको देख लेते हैं। पहली कविता है टूटी हुई बिखरी हुई। दूसरी है अमन का राग, लंबी कविता है, ध्यान देंगे, अमन का राग। तीसरा है एक पीली शाम। चौथी है धूप कोठरी की आईने में खड़ी। पांचवी कविता इनकी घिर गया है समय का रथ। छठवीं इनकी कविता है समय साम्यवादी। ठीक है, आगे देखते हैं कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। ठीक है, तो कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। तो कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र कहा जाता है। और किसने कहा है? तो उदय प्रकाश ने कहा है। ठीक है, लेकिन भवानी प्रसाद क्या मानते हैं? अपने आप को गांधी का बेटा मानते हैं। ठीक है, गांधी का बेटा कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं। पहला काव्य संग्रह इनका है गीत फरोश 1953 ईस्वी में। ठीक है, गीत फरोश 1953 ईस्वी में। चकित है दुख 1968 ईस्वी में। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी में। गांधी पश्चंती 1969 ईस्वी में। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी में। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी में। व्यक्तिगत 1973 ईस्वी में। अंतर्गत 1979 ईस्वी में। अनाम तुम आते हो 1979 ईस्वी में। परिवर्तन जी 1976 ईस्वी में। इदम नामम 1977 ईस्वी में। त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी में। शरीर कविता फसले और फूल 1980 ईस्वी में। मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी में। संप्रत 1982 ईस्वी में। नीली रेखा तक 1984 ईस्वी में। तूस की आग 1985 ईस्वी में। कालजयी 1980 खंड काव्य जो है 1980 ईस्वी में। ठीक है, तीन की प्रमुख काव्य संग्रह है किनकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी के। ठीक है, आगे है कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को कैसा कवि कहा जाता है? सहजता का कवि कहा जाता है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नलिखित है। इनकी जो प्रमुख चर्चित कविताएं उनको भी देख लेते हैं। पहली कविता है कमल के फूल। दूसरा है सतपुड़ा के जंगल, इंपॉर्टेंट है। वाणी के दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। तो इनकी प्रमुख चर्चित कविताएं हैं। आगे देखते हैं नरेश मेहता नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। तो नरेश मेहता जी को जानते हैं कि ये जो नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। पहला इनकी काव्य संग्रह कौन है? तो पहला काव्य संग्रह है वन पाखी सुना। दूसरा है बोलने दो चिड़ को। तीसरा है मेरा समर्पित एकांत। चौथा है चैत्या। पांचवा है उत्सवा। प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं नरेश मेहता जी के? तो संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी, इनके प्रबंध काव्य। ठीक है, आगे है समय देवता शीर्षक कविता। इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों को सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति सिनारियों सिनारियों प्रस्तुत किया है। तो समय देवता कैसी कविता है? लंबी कविता है जिसमें कैसा वर्णन किया गया है? तो धरती के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों को सिनारियों का प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। तो इनकी जो नरेश मेहता जी की प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है उनको देख लेते हैं। पहली रचना है उषस 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा है किरण धेनु। तीसरा है चाहता मन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचनाएं निम्न है। तो धर्मवीर भारती कैसे कवि हैं? प्रेम के कवि हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठंडा लोहा 1952 ईस्वी। अंधा युग 1955 ईस्वी। कनुप्रिया 1959 ईस्वी।
7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी। देशांतर, ठीक है, तो किनकी रचना है ये? धर्मवीर भारती की है। आगे देखते हैं कि कनुप्रिया में राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया है, ठीक है। जो कनुप्रिया इनकी रचना को 1959 में रची गई है, धर्मवीर भारती जी की। कैसी रचना है, किस प्रकार वर्णन किया है? तो राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। देशांतर, देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है, ठीक है। जो देशांतर इनका काव्य संग्रह है, विदेशी कविताओं का संग्रह है, ठीक है। प्रेमाथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमाथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, ठीक है। तो कैसी प्रेमाथ्यु गाथा कैसी कविता है? लंबी कविता है। और प्रेमाथ्यु क्या है? एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, ठीक है। मदन वत्सायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। ये ध्यान देंगे, मदन वत्सायन का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मी निवास सिंह है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर इनकी निम्नलिखित कृतियां हैं, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है, ध्यान देंगे। इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं उनको देख लेते हैं, जो उनकी रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन कौन सी रचना है? तो पहली रचना है काठ की घंटियां, दूसरी रचना है बांस का पुल, और तीसरी रचना है एक सूनी नाव, चौथी रचना है गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। तो ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। जो इनकी प्रमुख चर्चित कविताएं हैं उनको देख लेते हैं। पहला है कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, ध्यान देंगे, अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी कविता है, बहुत अच्छी, इसको पढ़ेंगे आप बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी है इनकी रचना जो है अहम से मेरे बड़े हो तुम। तीसरी इनकी कविता है विगत प्यार, और चौथी है लिपटा रजाई, पांचवी है मैंने कब कहा। आगे देते हैं, केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब का बहुत महत्व देते हैं। तो केदारनाथ सिंह नई कविता में किसका महत्व देते हैं? तो बिंब का महत्व देते हैं, ध्यान। आगे देखते हैं, केदार सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नानुसार है। इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं उनकी पहली कौन सी का है? पहली है अभी बिल्कुल अभी, दूसरी जमीन पक रही है, तीसरी यहाँ से देखो, चौथी अकाल में सारस, पांचवी इनकी है कविता उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, छठवीं है बाघ जो एक लंबी कविता है, ध्यान देंगे। केदारनाथ सिंह की बाघ एक लंबी कविता है। सातवीं है तात्सल्यताय और साइकिल। तो सात इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां दी गई हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं निम्न है। तो जिनकी जो प्रमुख चर्चित कविताएं उनको भी देख लेते हैं। पहली है बनारस, दूसरी अनागत, तीसरी फर्क नहीं पड़ता। तो ये है केदारनाथ सिंह की जो चर्चित कविताएं हैं। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद की अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित। तो जो प्रयोगवाद के कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, आगे दी गई हैं। पहले कवि आते हैं रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं? तो पहली काव्य रचना उनकी है रूप रंग, 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है सदियों के सोए जागे उठे, 1988 ईस्वी में लिखी गई। और बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1947 में प्रकाशित हुई। तो रामविलास शर्मा कौन कौन सी रचनाएं हैं? रूप तरंग, सदियों के सोए जागे उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। दूसरे जो प्रयोगवाद के कवि हैं उनका उनकी रचना कौन सी है? प्रभाकर माचवे। इनकी कौन कौन सी काव्य संग्रह है? तो पहला काव्य संग्रह है मेपल, दूसरा है स्वप्न भंग, तीसरा है अनुच्छण। तीसरे प्रयोगवाद कवि हैं नेमचंद्र जैन। तो नेमचंद्र जैन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली रचना नेमचंद्र जैन की है कि अचानक हम फिर, और दूसरी है एकांत। आगे है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की पहली रचना कौन सी है? मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्वाण 1946 ईस्वी, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा 1975 ईस्वी में, अभी और कुछ, और साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्य रचनाएं हैं। अगले कवि है भारत भूषण अग्रवाल। तो भारत भूषण अग्रवाल की कौन कौन सी रचना है? तो पहली है छवि के बंधन, दूसरी जागते रहो, तीसरी है मुक्ति मार्ग, चौथी ओ अप्रस्तुत मन, पांचवी है कागज के फूल, छठवीं है एक उठा हुआ हाथ, सातवीं है उतना और सूरज, और आठवीं अनुपस्थित
लोग। अगले कवि है शकुंत माथुर। तो शकुंत माथुर क्या कहते हैं, इनकी कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं? इनकी पहली चांदनी चूनर, दूसरी रचना है अभी और कुछ, तीसरी रचना है लहर नहीं टूटेगी। ये तीन है शकुंत माथुर की। अगले कवि हैं हरिनारायण व्यास। हरिनारायण व्यास की कौन कौन सी रचना है? मेघ और तृष्णा, त्रिकोण और सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्रयोगवाद के कवि हैं। और अगले कवि हैं रघुवीर सहाय, जो जिनकी रचना पहली है सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में लिखी गई। दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में। लोग भूल गए 1982 ईस्वी में। कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी में। एक समय था। इच्छा जो कवि रचनाएं दी गई हैं किनकी है? रघुवीर सहाय की है। अगले हैं विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही को कौन सी रचना है? साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। कौन कौन सी है? साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। आगे है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की कौन कौन सी रचना है? चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परवेश हम तुम 1961 ईस्वी, अपने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2000 ईस्वी में। और इनकी प्रबंध का कौन से हैं? तो आत्मजयी जो 1965 में लिखी गई, और वाज सरवा के बहाने 2008 में लिखी गई। तो ये सब कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। आगे देते हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन। तो साठोत्तरी कविता आंदोलन 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। ध्यान देंगे, 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ था। सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। ठीक है, ध्यान देंगे सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन। ठीक है, 14 कवियों का काव्य संग्रह क्या था? 14 कवियों का काव्य संग्रह जो प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया था। तो जो प्रारंभ है शीर्षक से, उसमें संग्रहित 14 कविताएं कौन कौन सी है? पहले हैं जो प्रारंभ है में संकलित 14 कवि कौन कौन से हैं? तो पहले कवि हैं जगदीश चतुर्वेदी, दूसरे हैं कैलाश वाजपेयी, तीसरे हैं नरेंद्र धीर, चौथे हैं राजकमल चौधरी, पांचवें हैं केशु, छठवें हैं ममता अग्रवाल, सातवें हैं श्याम परमार, आठवें हैं विष्णु चंद्र शर्मा, नौवें हैं श्याम मोहन श्रीवास्तव, 10वें हैं मनमोहनी, 11वें हैं रमेश गौड़, 12वें हैं राजीव सक्सेना, 13वें हैं स्नेहमयी चौधरी, और 14वें हैं नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। तो जो प्रारंभ शीर्षक से जो काव्य संग्रह था, तो इसमें 14 कवि दिए गए थे। कौन कौन से हैं? जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नारायण धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहनी, रामेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेष द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या अकविता दिया। ठीक है, ध्यान देंगे जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के एवं रमेश कुंतल मेष द्वारा संपादित, जो उनकी जो रमेश कुंतल और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा जो संपादित थी अभिव्यक्ति अभिनव काव्य जिसे कहा गया था, उसको एंटी पोएट्री नाम से या अकविता नाम दिया था। आगे देखते हैं कि सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो ध्यान देंगे सन 1965 में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। ध्यान देंगे, और श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देंगे अकविता पत्रिका का संपादन कौन है किए हैं? तो श्याम परमार किए हैं। कब किए हैं? 1965 में किए हैं। और अकविता आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो श्याम परमार जी को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे है श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है कि यह अंतर विरोधों को अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व
निर्व्यक्तिकता का प्रोतक है। ठीक है। आगे है कि सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित किया था। ध्यान देंगे, 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ठीक है। आगे की अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की थी। तो जो अस्वीकृत कविता की स्थापना कौन किए थे? श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष नाम से किए थे, 1969 में जुलाई में के माध्यम से किए थे। ठीक है। आगे है बीट जनरेशन का स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। तो बीट जनरेशन की स्थापना कब हुई? 1952 में अमेरिका में हुआ। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एलन गिन्सबर्ग थे। इसके प्रवर्तक कौन कौन से थे? तो जैक केरुआक और एलन गिन्सबर्ग हैं। ठीक है। बीट जनरेशन के 1952 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। आगे देखते हैं गिन्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन 1954 में हुआ। तो जो गिन्सबर्ग जी हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृति कौन सी? हाउल है। और कब लिखी गई? 1954 ईस्वी में लिखी गई थी। आगे की हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। तो जो हिंदी में बीट पीढ़ी है वो कहाँ से आया? बंगाल से आया। किस माध्यम में आया? तो भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। तो हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राजकमल चौधरी को माना जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे, हर लाइन में कोई ना कोई फैक्ट है, तो इनको ध्यान से देखे रहेंगे। आगे देखते हैं युत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युत्सा पत्रिका से किया है। तो युत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन किया है? तो सलभ श्री राम सिंह ने किया है। कब किया? 1965 में किया है। और युत्सा पत्रिका की संपादन उन्होंने किया है। ठीक है, कलकत्ता में। आगे देखते हैं दोस्तों कि नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया है। तो नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन कौन किया है? नवल किशोर ने किया है। ध्यान देंगे, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन कौन किया है? तो नवल किशोर ने किया है। आगे देखते हैं सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। तो 1968 में डॉक्टर रणजीत ने 8 कविता की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? तो प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ठीक है। आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक हरीश मदानी ने किया है। तो आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन कौन है? तो हरीश मदानी ने किया है। ठीक है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया है। वाम कविता और प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन कौन किया है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया है। ठीक है। आगे सनातन सूर्योदयी आंदोलन के प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से 1962 ईस्वी में किया है। तो सनातन सूर्योदयी आंदोलन प्रवर्तक जिसे कहा जाता है वीरेंद्र कुमार को जैन ने भारतीय पत्रिका माध्यम से 1962 ईस्वी में किया है। ठीक है। आगे देखते हैं कि सन 1967 ईस्वी में डॉक्टर रामेंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। तो 1967 ईस्वी में डॉक्टर रामेंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता का आंदोलन का प्रवर्तन किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं सचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है। ठीक है। तो जो सचेतना पत्रिका है जो जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है। ठीक है। सचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महेश सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो सचेतना के तत्कालीन संपादक कौन थे उस समय? तो डॉक्टर महेश सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। आगे है सांप्रतिक कविता के आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया है। तो सांप्रतिक कविता के आंदोलन का प्रवर्तन कौन किया है? श्याम नारायण ने किया है। आगे है निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया है। तो निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन कौन किया है? तो सत्यदेव राजहंस ने किया है। आगे है कि निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया है। अगला है कि ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। तो ताजी कविता का प्रवर्तन कौन किया है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। ताजी कविता का प्रवर्तन कौन किया है? लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। आगे है टटकी कविता का प्रवर्तन रामवचन राय ने किया है। टटकी कविता प्रवर्तन कौन किया है? रामवचन ने
किया है। ध्यान देंगे, टटकी कविता का प्रवचन कौन किया है? रामवचन राय ने किया है। समकालीन कविता, समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन कौन किया है? डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। तो समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन कौन किया? डॉक्टर विशंभरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। ठीक है, आगे कैप्सूल या सूत्र कविता। कैप्सूल या सूत्र कविता कौन सी है? तो कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किया है। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन कौन किया है? आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं समकालीन कवि और काव्य संग्रह। तो जो उस समय के कवि थे सशोत्तरी कविता आंदोलन के, उनके कवि कौन और कौन थे और उनकी जो रचनाएं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सशोत्तरी कविता आंदोलन के और कवि कौन थे और उनकी कौन सी कवि रचनाएं उनको भी देखते हैं। पहले कवि आते हैं जगदीश गुप्त। तो जगदीश गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? नाव के पांव, शब्द दंश, हिम वृद्ध, युग्म युग्म, छंद सती, अंतिम एकांत। अगले कवि आते हैं दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला सूर्य का स्वागत, दूसरा है आवाजों के घेरे 1963, तीसरा है जलते हुए वन का वसंत, चौथा है साय में धूप 1975। तो ये जो सूर्य का स्वागत 1957 और आवाजों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत और साय में धूप 1975 ईस्वी, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, आगे श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा कौन कौन सी रचनाएं हैं? दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसा घर 1973 और मगध। अगले कवि है राजकमल चौधरी। तो राजकमल चौधरी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली रचना इनकी है कंकावती, दूसरी रचना है मुक्ति प्रसंग, तीसरी है स्वरगंधा। आगे है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की कौन रचना है? बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। तो ये रामदरस मिश्र जी की जो काव्य रचनाएं हैं। अगले कवि सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल कौन कौन सी रचनाएं हैं? संसद से सड़क तक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान देंगे 1972 ईस्वी में, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में। सुदामा पांडे धूमिल जी की रचनाएं हैं। अगले कवि है चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है हड्डियों में छिपा ज्वार 1973 ईस्वी, दूसरा है दीवारों पर खून से 1975 ईस्वी, लड़क बगधा हंस रहा 1980 ईस्वी, रोशनी के मैदान की तरफ 1982 ईस्वी, भूखंड तप रहा 1982 ईस्वी, आग हर चीज में बताई गई थी 1987 ईस्वी, पत्थर के बेंच 1986 ईस्वी, इतनी पत्थर रोशनी 2002 ईस्वी। और नौवीं रचना इनकी है बदला बेहद महंगा सौदा। बदला बेहद महंगा सौदा, जो 1995 ईस्वी। ठीक है, और अगला है उजाड़ में संग्रहालय 2023 में। 11वीं रचना इनकी है जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008 ईस्वी में, और 12वीं रचना है पत्थर फेंक रहा हूं 2010 ईस्वी में। ठीक है, अगले कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल की कौन कौन सी रचना है? पहला है लगभग जय हिंद, दूसरी वह आदमी चला गया नया, गर्म कोट पहनकर विचार की तरह, तीसरा सब कुछ होना बचा रहेगा, चौथी अतिरिक्त नहीं, पांचवी है कविता से लंबी कविता, और छठवीं है आकाश धरती से खटखटाता है। ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं हैं। अगले हैं भगवत रावत। तो भगवत रावत की कौन कौन सी रचना है? समुद्र के बारे में 1977 ईस्वी, दी हुई दुनिया 1986 ईस्वी, हुआ कुछ इस तरह 1988 ईस्वी, सुनो हीरामन 1999 ईस्वी, अथ रूप कुमार कथा 1922 ईस्वी, सच पूछो तो 1996 ईस्वी, विथा कथा 1997 ईस्वी, हमने उनके घर देखे 2000 ईस्वी, ऐसी कैसी नींद 2004 ईस्वी, निर्वाचित कविताएं 2004 ईस्वी, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और 2007 ईस्वी, अम्मा से बातें 2008 ईस्वी, देश एक राज है 2019 ईस्वी। ये भागवत रावत द्वारा लिखित रचनाएं हैं। ठीक है, अगले कवि हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मीकांत वर्मा कौन कौन सी रचनाएं हैं? अतुकांत, तीसरा पक्ष। आगे देखते हैं लीलाधर जागुड़ी।
लीलाधर जागुड़ी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका। तो ये लीलाधर जागुड़ी देवी के रचनाएं हैं। अगले कवि हैं अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं देखते हैं। पहली रचना है अशोक वाजपेयी जी की, शहर अब भी संभावना 1966 ईस्वी में, एक पतंग अनंत में 1984 ईस्वी, इतने से 1986 ईस्वी, तत्पुरुष 1989 ईस्वी, कहीं नहीं वही 1991 ईस्वी, बहुर अकेला 1992 ईस्वी, थोड़ी सी जगह 1994 ईस्वी, घास में दुबका आकाश 1994 ईस्वी, अवनियों 1995 ईस्वी, जो नहीं है 1996 ईस्वी, अभी कुछ और अभी कुछ और 1998 ईस्वी। ठीक है, ये अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं इब्बार रब्बी। इब्बार रब्बी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो खांसती हुई नदी, घोषणा पत्र 1981 ईस्वी, लोग बाग 1985 ईस्वी, वर्षा में भीगकर 2000 ईस्वी। ध्यान देंगे दोस्तों, ये शठोत्तरी कविता आंदोलन के जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगले हैं लीलाधर मंडलोई। तो लीलाधर मंडलोई कौन कौन सी रचना है? घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, काल बांका तिरछा, देखा अदेखो, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान। अगले कवि है मलयज। मलयज की कौन कौन सी रचना है? जख्म पर धूल, जख्म पर धूल कौन किसकी रचना है? मलयज की। ध्यान देंगे। अगले कवि है कुमार विमल। कुमार विमल कौन कौन सी रचना है? एक छोटी सी लड़ाई 1980 ईस्वी, रंग खतरे में 1982 ईस्वी में। अगले है विमल कुमार। विमल कुमार कौन कौन सी रचना है? तो सपने में एक औरत से बातचीत, एक मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। ये तीन रचनाएं विमल कुमार की हैं। कैलाश वाजपेयी कौन कौन सी रचनाएं हैं? संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। ये कैलाश वाजपेयी की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं सौमित्र मोहन। सौमित्र मोहन, इनकी कौन कौन सी रचना है? लुकमन अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। अगले कवि है बीरेन डंगवाल। इनकी कौन कौन सी रचना है? इसी दुनिया में 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगले कवि है राजेश जोशी। समर गाथा लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, तीसरे ही मिट्टी के चेहरा, चौथा नेपथ्य में हंसी, पांचवा है दो पंक्तियों के बीच, और छठवां चांदी के बर्तनी। ये राजेश जोशी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं जो कवि हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की पहली रचना कौन सी? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। आगे नारेंद्र जैन। नारेंद्र जैन की कौन कौन सी रचना है? तो पहला है दरवाजा खुलता है, दूसरा तीता के लिए कविताएं, तीसरा यहाँ मैं हूँ पत्थर, चौथा उदाहरण के लिए, पांचवा सराय में कुछ दिन, छठवां है काला सफेद में प्रविष्ट होता है, सातवां है चौराहे पर लोहार। ये नारायण जैन की रचना है। अगला है ऋतुराज। ऋतुराज जी की कौन सी रचना है? एक मरण धर्मा और अन्य। ठीक है, मदन कश्यप जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? लेकिन उदास है पृथ्वी 1992 ईस्वी, नीम रोशनी में 2000 ईस्वी, पुरुष 2006 ईस्वी में। ठीक है, अरुण कमल। अरुण कमल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है अपनी केवल धार 1980 ईस्वी, सबूत 1989 ईस्वी, तीसरा है नए इलाके 1996 ईस्वी, पुतली में संसार 2001 ईस्वी। ज्ञानेंद्र आंख हाथ बनते हुए 1970 ईस्वी, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना 1981 ईस्वी, गंगा तट 2000 ईस्वी, संशयात्मा 2004 ईस्वी, भिनिसार 2006। ज्ञानेंद्र जी की ये रचनाएं ध्यान देंगे। आगे है कुमार अंबुज। कुमार अंबुज जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहली कुमार अंबुज जी की रचनाएं हैं किवाड़ 1992 ईस्वी, दूसरा है कूर्ता 1996 ईस्वी, तीसरा है अनंतिम 1998 ईस्वी, चौथा है अतिक्रमण 2002 ईस्वी, अमीठी रेखा 2011 ईस्वी में। ठीक है, कुमार अंबुज जी की रचनाएं हैं। आगे है स्वप्निल श्रीवास्तव। तो स्वप्निल श्रीवास्तव कौन कौन सी रचनाएं हैं?
पहली रचना स्वप्निल श्रीवास्तव की है कि ईश्वर एक लाठी है, ताक की दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। ये स्वप्निल श्रीवास्तव जी की रचनाएं हैं। 3। आगे है बद्रीनारायण। तो बद्रीनारायण की पहली रचना कौन सी है? सच सुने कई दिन हुए। दूसरा है सद्य पदियम। तीसरा है खुदाई में हिंसा। ये है बद्रीनारायण की रचनाएं, ठीक है। अगले कवि निलय उपाध्याय। निलय उपाध्याय कौन सी रचना है? पहला है अकेला घर हुसैन का, दूसरा है कटौती। आगे है एकांत श्रीवास्तव। एकांत श्रीवास्तव कौन सी रचना है? तो मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्न है मेरे शब्द। ये है एकांत श्रीवास्तव जी की रचनाएं, ठीक है। आगे है बोधिसत्व। बोधिसत्व की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो बोधिसत्व की कौन सी रचनाएं हैं? तो सिर्फ कभी नहीं 1939 ईस्वी, हम जो नदियों का संगम है 2000 ईस्वी, दुख तंत्र 2004 ईस्वी, खत्म नहीं होती बात 2010 ईस्वी। आगे है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की कौन सी रचना है? सूनो कारीगर 1980 ईस्वी, कबूतर कबूतर 1984 ईस्वी, रात में हारमोनियम का से कबूतर। ये है उदय प्रकाश जी की रचना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। अगले कवि है प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल की रचना है यह लिखता हूँ बीते कितने बरस, कविता 93। ये हैं प्रयाग शुक्ल की रचनाएं, ठीक है। आगे थे रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो पहली रचना रमेश चंद्र शाह की है कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई। चौथा प्यारे मुचकुंद। पांचवा है देखते हैं सद भी अपना समय। आगे बलदेव वंशी। तो बलदेव वंशी कौन सी रचना है? अंधेरे के बावजूद, बच्चे का दुनिया, कोई आवाज नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा। आगे आलोक धनवा। आलोक धनवा कौन सी रचना है? दुनिया रोज बनती है, और श्री राम वर्मा काल पात्र, ठीक है। आगे देते हैं प्रमुख समकालीन महिला कवित्री। तो जो प्रमुख महिला कवित्री उनको भी देख लेते हैं। पहले कवित्री आती है कात्यायनी। कात्यायनी कौन कौन सी रचना है? तो पहली रचना है चेहरों पर आँच, दूसरा है सात भाइयों के बीच चंपा, तीसरी रचना है इस पुरुष पूर्ण समय में, चौथी रचना है जादू नई कविता, और पांचवी इनकी रचना है राख अंधेरे के बारिश में, छठवीं रचना है फुटपाथ पर कुर्सी। अगले कवित्री हैं अनामिका। अनामिका कौन कौन सी रचना है वो देख लेते हैं। तो अनामिका कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली है गलते पत्तों की चिट्ठी, दूसरा है बीजाक्षर, तीसरा है समय के शहर में, चौथा है अनुष्टुप, और पांचवा है कविता में औरत, छठवां है खुरदरी हथेलियां। अगली कवित्री है नीलेश रघुवंशी। तो नीलेश रघुवंशी कौन सी रचना है? घर निकासी 1947 ईस्वी, पानी का स्वाद। सातवां है इंदु जैन कवित्री है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो आँख से भी छोटा चिड़िया, आँख से भी छोटी चिड़िया, हमने हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा के मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर। ये किनकी रचना है? इंदु जैन की है। अगली कवित्री है मैत्रेयी पुष्पा। इनकी रचना है लकीरें। और उसके बाद है अगले कवि गगन गिल। तो गगन गिल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। और अगले कवित्री हैं अर्चना वर्मा। तो अर्चना वर्मा कौन कौन सी रचना है? अर्चना वर्मा की पहली की रचना है कुछ दूर तक, कुछ दूर तक। और आगे है लौटा है विजेता। पद्मा सचदेव की रचना है मेरी कविता मेरे गीत। जया जादवानी, मैं शब्द हूँ आनंद संभावनाओं के बाद ही। गीता श्री, कविता जितना हक। नीरजा माधव, प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रेम लौटाना चाहेगा, प्रस्थान त्रयी। अगली कवित्री है वर्तिका नंदा। इनकी कौन सी रचनाएं हैं? मरजानी। ध्यान देंगे मरजानी की रचना है वर्तिका नंदा। तो यहाँ पर जो कवियों के जो रचनाएं दी खत्म होता है। अब आगे देखते हैं प्रयोगवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो पहले कवि कौन आते हैं? अजय आते हैं। इनकी काव्य पंक्तियां देखेंगे। अजय जी की पहली पंक्तियां क्या है कि यही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम हैं, सब आंखों के सब दर्दों में मेरे लिए ही परिचय का। किनकी ये रचना है? ये है अजय जी की है, ठीक है। अगली पंक्ति है अजय जी की कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्त दे दो। यह गीत अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति
दे दो। किनकी रचना है? अजय जी की है, ठीक है। अगली पंक्ति इनकी है, किंतु हम है दीप हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण हमारा हम सदा से दीप स्रोत शिवनी के। अगली पंक्ति है, हम निहारते रूप हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली। अगली पंक्ति है अजय जी की, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। ठीक है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। किनकी रचना ये है? तो अजय जी की। आगे से अजय जी की और पंक्तियां हमको भी देख लेते हैं। अगली अजय जी की पंक्तियां हैं कि भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कानियां। अगली पंक्ति है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगली पंक्ति है, अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों कर गए हैं कूच। अगली पंक्ति है कि मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव दैर्धन गदहा। अगली पंक्ति है कि यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। अगली पंक्ति है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार है अब सप्त तुम कहाँ हो नारी। अगली पंक्ति है जज की कि अहम अंतर गुहावासी स्वरति, अहम अंतर गुहावासी स्वरति, क्या मैं चिंता कोई ना दूजी राह। अगली पंक्ति है कि वंचना है चांदनी, झूठ वह आकाश का निर्वधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांत है निस्सार। और अंतिम की पंक्ति है कि एक तीक्ष्ण आपंग से कविता उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। तो ये जो अजय जी की पंक्तियाँ थी। आगे देखते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, जो पंक्तियां उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुषुमित में विमल सदनीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, अंधेरे में से दिया गया। ठीक है, अगली की पंक्ति है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उधर अम्भे आरात बन गए, भूतों की शादी में कनत से तन गए। ठीक है, ये पंक्ति मुक्तिबोध जी की है। अगली पंक्ति देखते हैं इनकी। तो शमशेर बहादुर की अगली पंक्ति है कि बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। अगली पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। अगली पंक्ति है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बादल नहीं सकता। अगली पंक्ति है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। तो मुक्तिबोध जी की ये पंक्तियां थी। आगे देते हैं शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां। तो शमशेर बहादुर सिंह की पहली पंक्ति है क्या है, चूका भी हूँ मैं नहीं कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज हाँ। अगली पंक्ति की है कि एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक्षा अतल में। अगली पंक्ति की है कि बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, कि बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। अगली पंक्ति है कि घिर गया है समय का रथ कहीं, ललिता से मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरें, पंथ अपना अंत अपना जान, रोलती है मुक्ति की उद्गार। अगली की काव्य पंक्ति है, तो शमशेर बहादुर की अगली पंक्ति है कि हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनसे वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ थी शमशेर बहादुर सिंह की थी। आगे देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की पहली कविता कौन सी है,
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। जी हाँ मैं हुजूर गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कि टूटने के सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटक लग रहा है। ठीक है। अगली पंक्ति है सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। अगली पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। अगली कवि है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती कौन को रचनाएं हैं? पहली रचना धर्मवीर भारती की है कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। ठीक है। कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। ठीक है। अगली इनकी पंक्ति है धर्मवीर भारती की, इन फिरोजो होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, इन फिरोजो होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। अगली पंक्ति है धर्मवीर भारती की कि अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसा हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसा हो। आगे देते हैं तो रघुवीर सहाय जी। तो रघुवीर सहाय जी कौन कौन रचना है उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है उनकी रघुवीर सहाय जी की, पहली पंक्ति है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुथन्ना पहले जिसका गुण हर चन्ना गाता है। अगली पंक्ति है कि मैं अपनी एक मूर्त बनाता हूँ और एक ढाता हूँ, आप कहते हैं कि कविता की है। रघुवीर शाह जी की और पंक्ति देख लेते हैं आगे। तो रघुवीर शाह की अगली पंक्ति क्या है? कितना अच्छा था छायावादी, कितना दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। ठीक है। तो अगले कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो अब हमारी यात्रा से बने यह अमृत पथ प्यारे हैं। अगली पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। अगली पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कि मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट गहरी होती है। ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां। अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह की जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र सूर्य की मुझे याद आई। यह ध्यान रखेंगे, केदारनाथ सिंह की रचना है, पंक्ति है। अगली इनकी पंक्ति है कि मैं पूरी ताकत के साथ सदनों को फेंकना चाहता हूँ। आगे देते हैं समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति देख लेते हैं। पहले कवि आते हैं दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार की पहली पंक्ति देख लेते हैं कि कहा तो था यह चिराग हरे घर के लिए, कहा चिराय में मच्छर नहीं शहर के लिए। अगली पंक्ति है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान देंगे दोनों। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी भी व्यक्तिगत आलोचना है। ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां थी। अगली कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। तो सुदामा पांडे धूमिल की कौन सी रचना है? पहली इनकी पंक्तियां हैं कि यह जनतंत्र जिसकी राज सैकड़ों बार हत्या होती है, हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। तो सुदामा पांडे धूमिल जी की और पंक्तियां हमको लिख लेते हैं। तो सुदामा पांडे की अगली पंक्ति क्या सी है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसके आधा तेल आधा पानी है। किनकी पंक्ति है? सुदामा पांडे धूमिल की है। ठीक है। अगले पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। ठीक है। अगली पंक्ति है कि हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा का भदेश हूँ, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा का भदेश हूँ। ध्यान देंगे किसकी पंक्ति है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। ठीक है। अगली की पंक्ति है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है। अगली पंक्ति है कि भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है उस जो सड़क पर और है। ठीक है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है।
अगली पंक्ति इनकी है कि क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी आबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ठीक है, क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के लिए जूझी है। अगले हैं सुधा पांडे धूमिल की पंक्ति कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ठीक है। अगली पंक्ति इनकी है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी के हलफनामा है। अगली पंक्ति है कि अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। ठीक है। अगला है जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आजादी एक झूठी थाली है। अगला है, अगली पंक्ति है कि नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। आगे देखते हैं इनकी और आगे पंक्तियां हैं, तो आगे उनकी पंक्ति देख लेते हैं। दरअसल हमने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। अगली है सुधा पांडे धूमिल की लास्ट जो पंक्ति दी गई है कि मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर जो पंक्तियों का खत्म होता है, कवियों की पंक्तियां जो दी गई थी। अब आगे दिया गया है नवगीत। तो हम पढ़ेंगे अब नवगीत। ठीक है, तो नवगीत पढ़ेंगे। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन में से माना जाता है। तो ध्यान देंगे नवगीत का आरंभ कब माना जाता है, तो 1958 में गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। ठीक है, इसके आरंभ कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा। ठीक है। आगे देते हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। ठीक है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। विद्वानों की दृष्टि नवगीत अर्थ में इस प्रकार है। विद्वानों की दृष्टि नवगीत का अर्थ क्या है, इस प्रकार। ठीक है, वीरेंद्र मिश्र द्वारा कैसे कहा गया है कि नवगीत का क्या अर्थ है कि नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बद्ध संवेद स्वर है। ठीक है, वीरेंद्र मिश्र क्या कहते हैं कि नवगीत जो है आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बद्ध संवेद स्वर है। ठीक है, आगे उमाकांत मालवीय जी कहते हैं कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य अमर्यादा का जयघोष है। राविंद्र भंवर क्या कहते हैं कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। माहेश्वर तिवारी क्या कहते हैं कि नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध के संपन्न समाज संपृक्त छंदाशिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी क्या कहते हैं कि नवगीत कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। ठीक है, आगे सोम ठाकुर क्या कहते हैं, सोम ठाकुर कहते हैं कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज पर पूरी दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख नवगीतकार, उनकी नवगीत संकलन निम्न है। तो आगे देखते हैं जो हिंदी के नवगीतकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले नवगीतकार कौन से, डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की कौन सी रचनाएं हैं, पहला है रूप रश्मि, दूसरा है छायालोक, तीसरा है मान्यांतर, चौथा है उदयाचल, ध्यान देंगे उदयाचल और 1946 में, और दिवलोक 1949 में, समय की शिला पर 1968 में, जहां दर्द नीले है 1977 में। तो शंभूनाथ सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है। अगले कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। तो वीरेंद्र मिश्र कौन सी रचना है, गीतम, लेखनी बेला, अभिराम चल, मधुवंती। अगले कवि हैं नीरज, ध्यान देंगे नीरज। इनकी कौन सी रचना है, पहली रचना है संघर्ष 1944 ईस्वी, अंतध्वनि 1946 ईस्वी, विभावरी 1951 ईस्वी, प्राणगीत 1954 ईस्वी, दर्द दिया है 1956 ईस्वी, बादर बरस गीत 1958 ईस्वी,
नीरज की पाती, ध्यान देंगे नीरज की पाती 1958 बहुत महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे 1958 ईस्वी। दो गीत, दो गीत 1958 ईस्वी। अशवारी 1968 ईस्वी। लहर पुकारे 1959 ईस्वी। और मुक्तकी, मुक्तके मुक्तकी 1960 ईस्वी। गीत भी अगीत भी, ये नीरज की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं राम नाम अवस्थी। तो राम नाम अवस्थी जी की जो रचनाएं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पेज में थोड़ा मिस्टाइप है, देख लेंगे इसको, हम बोले दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा जहाँ समझ में नहीं आए तो आप देख लेंगे। पहला है राम नाम अवस्थी। राम नाम अवस्थी कौन सी रचना है? आग का, आग और पराग, आग और पराग, ठीक है। अगले कवि है रामावतार त्यागी। इनकी कौन सी रचना है? पहला है नया खून 1953 ईस्वी। दूसरा है आठवां स्वर 1958 ईस्वी। तीसरा है गुलाब और बबूल वन 1973 ईस्वी। चौथा है गाता हुआ दर्द 1984 ईस्वी, ठीक है। अगले कवि है रामानंद दोषी, ठीक है, रामानंद दोषी। इनकी कौन सी रचना है? गीले पंख 1959 ईस्वी, ठीक है। अगले कवि है बाल स्वरूप राही। तो बाल स्वरूप राही कौन सी रचना है? प्रेम मेरा तुम तुम्हारा दर्पण, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, और जो नितांत मेरी, जो नितांत मेरी है, ठीक है। अगले कवि है राविंद्र भंवर। राविंद्र भंवर कौन सी रचनाएं हैं? राविंद्र भंवर की गीत सोन मछरी वन, सोन मछरी मन बसी, सोन मछरी मन बसी, ठीक है। ये राविंद्र भंवर जी की रचना है। अगले कवि है राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है भूमिका 1985वीं। दूसरा है दिग्वधु। तीसरा है संजीवन कहाँ 1965वीं। चौथा है आओ खुली बयार 1972वीं। भारी सड़क पर 1980वीं। और गरज आधी रात का 1981वीं, ठीक है। अगले कवि हैं उमाकांत मालवीय। उमाकांत मालवीय कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की, ये है उमाकांत मालवीय जी की रचनाएं। अगले कवि हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। इनकी कौन सी रचना है? बंसी और मादल। अगले कवि हैं देवेंद्र शर्मा इंदु। इनकी कौन सी रचना है? पथरीले शोर में, पंख कटी महराबे, कोहरे की प्रत्याशा, यात्रा के साथ साथ, ठीक है। अगले कवि है कुंवर बेचैन, ठीक है, कुंवर बेचैन। इनकी पहली रचना कौन सी कुंवर बेचैन की? पिन बहुत सारे 1972 ईस्वी। पिन बहुत सारे 1972 ईस्वी। भीतर सांकल बाहर सांकल, इंपॉर्टेंट पंक्ति 1978 रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान देंगे। भीतर सांकल, भीतर सांकल अंदर, भीतर सांकल बाहर सांकल 1978 ईस्वी, ठीक है। शमियाने कांच के 1983 ईस्वी। महावर इंतजार का, महावर इंतजार, महावर इंतजार का 1983 ईस्वी। टूटेगा, और चौथा है मिट्टी बोलती है। पांचवा है इतिहास दोबारा लिखो, ठीक है। अगले कवि हैं नईम। नईम की कौन सी रचना है? पथराई आंखें। अगले कवि हैं महेश्वर तिवारी। इनकी कौन सी रचना है? हर श्रृंगार कोई तो हो, हर श्रृंगार कोई तो हो। अगले कवि हैं नचकेता। इनकी कौन सी रचना है? कि आदमकद, आदमकद खबरें सुलगते पसीने। अगले कवि हैं बुद्धिनाथ मिश्र। इनकी कौन सी रचना है? जल जाल फेंक रे मछेरे, जाल जाल फेंक रे मछेरे, ठीक है। आगे है कि डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया है, ठीक है। तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक के विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया है। आगे डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया है, ठीक है। डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया है। आगे देखते हैं जो छायावादोत्तरकालीन ब्रजभाषा काव्य है उनको देख लेते हैं। छायावादोत्तरकालीन ब्रजभाषा काव्य है, उनकी जो कवि हैं और रचनाएं उनकी देख लेते हैं। पहले कवि हैं अमृतलाल चतुर्वेदी। अमृतलाल चतुर्वेदी कौन की रचना है?
श्याम संदेशो, गालिब अमृत। अगले कवि है बलदेव प्रसाद मिश्र। इनकी रचना कौन कौन सी है? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक 1958 ईस्वी, ठीक है। अगले कवि हैं डॉक्टर रसाल। इनकी रचना कौन कौन सी है? असम मोचन, रसल मंजरी, उर्धव शतक। हषिकेश चतुर्वेदी। हषिकेश चतुर्वेदी कौन रचना है? रामकृष्ण काबू 1943 ईस्वी, ठीक है। अगले कवि शिव केंद्र त्रिपाठी। इनकी रचना कौन सी है? ब्रजवर्तिका 1965 ईस्वी, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सिंह ईश। इनकी कौन सी रचना है? लंका दहन 1950, खंड काव्य जो, ठीक है। गोपाल प्रसाद व्यास, रंग जंग और व्यंग 1966 ईस्वी, ठीक है। अखिलेश त्रिवेदी, गंगा लहरी 1947 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे नवगीत जो खत्म हुआ, आगे पढ़ेंगे हिंदी गजल, ठीक है। तो हिंदी गजल पढ़ेंगे, आगे चलते हैं हिंदी गजल पढ़ते हैं। तो हिंदी गजल पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी गजल, ठीक है। तो गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेम तथा प्रेयसी का वार्तालाप। तो गजल क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेम तथा प्रेयसी का वार्तालाप, ठीक है। गजल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है, ठीक है। तो गजल की जो परिभाषा दी गई है, पहले विद्वान देते हैं हिंदी साहित्य कोश से क्या मिलता है कि गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है, ठीक है। गजल का क्या अर्थ बताते हैं कि गजल का अर्थ है नारियों से प्रेम की बात करना है, ठीक है। फिराक गोरखपुरी क्या बताते हैं कि गजल असंबद्ध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है, ठीक है। तो फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं? गजल असंबद्ध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी होता है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह गजल की परिभाषा देते हैं कि गजल एक लिरिक विधा है जिसका कुछ अपनी शर्तें हैं और अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है, ठीक है। डॉक्टर रोहित अस्थाना क्या कहते हैं कि कहते हैं कि डॉक्टर रोहित अस्थाना ने अमीर खुसरो 1253-1325 ईस्वी जिनका जीवन काल है को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकार किया, ठीक है। तो रोहित अस्थाना ने अमीर खुसरो को हिंदी गजल का प्रथम स्वीकार किया, ठीक है। इनकी गजलों का आवृत्त शेर भाषा के दृश्य हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आगे कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गजल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। कुछ विद्वान किनको मानते हैं आदि प्रवर्तक गजल का? तो कबीरदास को मानते हैं, ठीक है। आगे है कि आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार 1953 से 1975 ईस्वी इनका जीवन काल है को माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इनका जीवन काल क्या है? 1933 से 1975 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। आगे दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में परदेशी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में किस नाम से कविता लिखते थे? परदेशी और अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का सम्राट भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। हिंदी गजल का सम्राट किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह और जो लिखे हैं उनके देखते हैं, गजलकार और उनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले गजलकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की कौन सी रचना है? जो गजल संग्रह कौन सी है? तो इन आवाजों का ठहरा लो, ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगले कवि हरिकृष्ण प्रेमी। इनकी कौन सी संग्रह है? रूप दर्शन रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी संग्रह है? सुकून की तलाश। त्रिलोचन शास्त्री की कौन सी संग्रह है? गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार की कौन सी रचना है? साय में धूप, ध्यान देंगे, साय में धूप दुष्यंत कुमार। गोपाल दास नीरज की कौन सी रचना है? नीरज की पाती, एक गजल संग्रह, ठीक है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। रामदरस मिश्र की कौन सी संग्रह है? हंसी ओंठ, हंसी ओंठ पर आंखें नम, बाजार को निकले लोग, ठीक है। कुमार बेचैन, कुमार बेचैन की कौन कौन सी रचनाएं हैं गजल की? तो कुमार बेचैन की है शमियाने कांच के, पत्थर के बांसुरी, महावर इंतजारों का, रस्सियां पानी का, ठीक है। राम कुमार कृष्ण की कौन सी रचना है? नीम की पत्तियां। माधव मधुकर की कौन सी है? सूर्य का सवाल, आग का राग। ज्ञान प्रकाश विवेक की कौन कौन सी है गजल? तो ग्रुप के हस्ताक्षर। अदम गोडाम्बी की कौन सी है? धरती की सतह पर समय से मुठभेड़, ठीक है। विज्ञान व्रत, इनकी कौन कौन सी है? बाहरी धूप खड़ी है, चुप की आवाज, जैसे कोई लौटेगा, ठीक है। आगे कुछ कवि और हैं उनको भी देख लेते हैं, उनकी जो गजल लिखी है उनकी भी। मोहन अश्क, जो इनके मोहन अश्क जो गजलकार हैं उनकी कौन सी गजल की रचना है कि राख की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी जो गजलकार हैं उनकी कौन सी रचना है? उड़ान, वजूद, आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्य, इनकी कौन सी रचना है? किताब के बाहर, ठीक है।
आगे देते हैं हिंदी गजल के चर्चित शेर, ठीक है। तो हिंदी गजल के जो चर्चित शेर हैं उनको देख लेते हैं। पहले हैं अमीर खुसरो, इनकी जो गजल उनको देख लेते हैं कि इनकी गजल है कि सवानी हिजरा दराज यू जुल्फ बरोज वशला चा उम्र कुताह सखी पिया को चो मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ठीक है। ये किनकी गजल है? अमीर खुसरो जी की। आगे देते हैं जयशंकर प्रसाद की गजल कि सरासल भूर करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहा मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं उपकार करते हैं, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी की गजल है, ठीक है। अगला है गोपाल दास नीरज। तो गोपाल दास नीरज की कौन सी गजल है कि समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, बदन पे जिसकी शराफत का पहरन देखा, वादवी भी हमने बदचलन देखा। आगे है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र कौन गजल है कि बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। अगले कवि कौन है? डॉक्टर कुंवर बेचैन, ठीक है। इनकी जो गजल उनको देख लेते हैं। हम अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, ठीक है। अगली है कुंवर बेचैन की कि जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको, ठीक है। तो यहाँ पर गजल खत्म होता है। आगे देखते हैं दलित कविता का विकास, ठीक है। दोस्तों आज हमने हमारा जो पद्य खंड का जो है ये अंतिम है टॉपिक, दलित कविता का विकास। इसके बाद हम लोग गद्य पढ़ेंगे। ये हमारा जो 21वां पार्ट था वो आज हमारा खत्म होगा, और 21 पार्ट में हमने पद्य खंड को पूरा खत्म किया, ठीक है। जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो आज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंतिम आज का टॉपिक है जो पद्य खंड का दलित कविता का विकास। तो संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है, ठीक है। तो संत रैदास को दलित कवि किसे माना जाता है? संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है, ठीक है। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। तो आधुनिक युग के दलित कविताओं में किसका प्रथम नाम आता है? तो हीरा डोम और अछूतानंद का आता है, ठीक है। आगे है कि वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना जाता है, ठीक है। तो जो 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की जो कविता अछूत की शिकायत थी, हिंदी की प्रथम दलित कविता माना गया है, ठीक है उसको, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि, ठीक है। तो हिंदी में जो अन्य कवि हीरा के डोम और उनकी जो रचना है उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं हीरा डोम, जो उनकी रचना है अछूत की शिकायत 1914 ईस्वी में, ठीक है। दूसरे दलित कवि हैं बिहारी लाल हरित, इनकी रचना कौन सी है? अछूत के पैगाम्बर 1946 ईस्वी, चमार हूँ मैं 1975 ईस्वी। अगले कवि कौन है? अगले कवि हैं जो दलित कवि में अगले कवि हैं दलित कवियों में गोपाल प्रसाद, इनकी कौन सी रचना है? सूर्यपंखा 1986 खंड काव्य, ठीक है। अगले दलित कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर, जो हीरामन 1987 इनकी रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, सदियों का संताप 1989, बस बहुत हो चुका 1997 ईस्वी, अब और नहीं 2009 ईस्वी में। मानसाराम विद्रोही दलित वचाशा 1989 ईस्वी में, ठीक है। मलखान सिंह सुनो ब्राह्मण 1995 ईस्वी की रचना, ठीक है। जयप्रकाश करदम गूंगा नहीं था मैं 1997 ईस्वी। कर्मशील भारती कलम को दर्द कहने दो 2004 ईस्वी में, ठीक है। सुशीला टकभौरे, इनकी कौन सी रचना है? सुशीला टकभौरे की स्वाति बूंद और खाते मोती, तुमने उसे कब पहचाना। सोहन पाल सुमनाक्षर सिंधु घाटी बोल उठी। शिवराज सिंह बेचैन नई फसल क्रोच हूँ मैं, ठीक है, क्रोच हूँ मैं, ध्यान देंगे। शिवराज सिंह बेचैन की रचना है। कमल भारती तुम्हारी निष्ठा क्या होती है, ठीक है। कमल भारती कौन सा है? तुम्हारी निष्ठा क्या होती है। अगले हैं एन एन सिंह। एन सिंह की कौन सी रचना है कि दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए, कुसुम वियोगी टुकड़े टुकड़े दर्श व्यवस्था के बिस्तर, निर्मल पुतुल अपने घर की तलाश 2004 ईस्वी में, ठीक है। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी द्वार पर दस्तक, ठीक है। रजनी तिलक करोड़ों पद चाप हूँ, दयानंद भटोही यातना की आंखें, सीवी भारती आक्रोश इनकी रचना, ठीक है, सीवी भारती की। सुखवीर सिंह जो दलित कवि हैं, इनकी रचना कौन सी? बयार बहार, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुधाकर जो दलित कवि हैं, इनकी रचना कौन सी? उत्पीड़न की यात्रा।
श्याम सिंह शशि जो दलित कवि हैं, उनकी रचना कौन सी? एकलव्य और अन्य कविताएं। सूरजपाल सिंह चौहान जो हैं, इनकी जो दलित कवि हैं ये, इनकी कौन सी रचना है? प्रयास क्या क्यों विश्वास को 2004 ठीक है। भीम सागर एन आर सागर जो दलित कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है? हम आज़ाद हैं। सुदेश तनवर जो दलित कवि हैं, इनकी कौन सी रचना है? रात के इस शहर में 1991 ईस्वी, नियत नहीं यह मेरी 1999 ईस्वी। ईश कुमार गंगानिया जो दलित कवि हैं, इनका रचना है हार नहीं मानूंगा। और अगले हैं चिरंजी लाल कटारिया। चिरंजी लाल कटारिया इनकी जो रचना है शब्द थके जरूर हैं। मनोज सोनकर गजल गंध 2001 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दलित कविताओं का विकास भी खत्म हुआ। तो दोस्तों वहाँ से हमने 21 पार्ट में पूरा हमने पद्य खंड पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगले पार्ट होंगे गद्य खंड से होंगे। गद्य खंड में जो पहला पार्ट होगा वो पार्ट 1 से शुरू करेंगे गद्य खंड का। अभी तक हमने पार्ट 21 किए हैं, जो लगभग 30-30 मिनट की क्लास थी। ये थोड़ी बड़ी क्लास हो गई थी। तो अगले हम जो पढ़ेंगे गद्य खंड पढ़ेंगे, हिंदी गद्य का विकास पढ़ेंगे। इसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पूरा विस्तार से पढ़ा। कवियों के बारे में पढ़ा, कवियों की रचनाएं पढ़ी, कवियों की जो पंक्तियाँ उनको पढ़ा है। तो इससे काफ़ी कुछ हमको पढ़ने देखने को मिलता है। आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी गद्य खंड से होगी, ध्यान देंगे। और हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 21 पार्ट में हमारा पद्य खंड समाप्त हुआ। तो चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो देखने के लिए जो 21 पार्ट है उनको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल लिंक में जुड़ सकते हैं। और हिंदी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।